आप कैसे मतलब बैलेंस करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ? देखें, जो एज ए चांसलर जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो तो यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। और मेरा ख्याल है कि जितना टाइम मेरा यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम 50% मेरा टाइम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज जो हैं उनको डील करने पे जाता है। तो इसलिए कि यूनिवर्सिटीज़ हमारा फ्यूचर है, उनको हम बिजनेस हब भी बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनका नाम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जितने कन्वोकेशन यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब की मैंने अटेंड किए हैं, शायद ही किसी गवर्नर ने किए हों। कई दफ़ा एक हफ्ते में 3-3 कन्वोकेशन पे इंटरेक्शन, बच्चे जो डिग्रियाँ ले रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन होती है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी और मेरा प्लान भी है कि आइंदा मैं वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है उनको कन्वोकेशन के अलावा विज़िट करूँ और बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर वहाँ पर नहीं। अगर पाकिस्तानी को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो कहते हैं कि हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन लैंड माफिया, ग्रैबिंग्स और इन सबसे वो डरते हैं। इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं, हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? इसको अगर हम इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली इट विल बी अ बूस्टिंग थिंग फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं तो खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और मेरे पास न सिर्फ मेरे हल्के के लोगों के बल्कि पूरे बरतानिया, यूरोप से जहाँ कहीं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते हैं तो वो हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो यहाँ कब्ज़ा माफिया का विक्टिम है। अगर घर लेते हैं तो घर पे कब्ज़ा कर लेता है कोई, कभी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, बिज़नेस किसी के साथ करते हैं तो बिज़नेस पे कब्ज़ा कर लेता है। तो इससे काफ़ी लोगों में मायूसी भी है, परेशानी भी थी। तो इसीलिए जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो मुझे एहसास था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लैंड ग्राबिंग के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सीरियस हैं। तो हमने यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बनाया था, जिसने काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया। उसके बाद जब इस दफ़ा मैं गवर्नर बना हूँ और मैंने पता किया तो लोग मुतमिन नहीं थे और उनकी बुनियादी वजह ये थी कि हम पुलिस लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो उनको इंसाफ किसी हद तक दिलवाने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन वो कोर्ट में जाके स्टे ले लेते थे। जाके फिर कोर्ट में जब केस चला जाए तो फिर लोग मायूस हो जाते हैं कि अब 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो फिर हमने कोर्ट्स के साथ अपनी गुजारिशात जो हैं वो पेश की और आपको ये सुन के खुशी होगी कि अब माशाल्लाह हाई कोर्ट, पंजाब की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने 3 बेंच बनाए हैं जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को सुन रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं हाई कोर्ट की जानिब से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस जो हैं उनके फैसले 3 महीने के अंदर अंदर हुए। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटीज़ बन गई हैं जिनकी माहाना मीटिंग होती है, हर केस वहाँ पर बहस होती है। डिप्टी कमिश्नर उस कमेटी का मेंबर है, जो है डीपीओ उस कमेटी का मेंबर है, रेवेन्यू के लोग उस कमेटी के मेंबर हैं। तो एक साल में माशाल्लाह 5-6 हज़ार लोगों के पिछले साल में जो एमिकेबली केस जो है रिजॉल्व हो गए। तो उस पर काफ़ी हद तक माशाल्लाह हमने जो कब्ज़ा माफिया था उससे काफ़ी हद तक जीत ली। सर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले वो कहते थे कि मैं मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिशरी हूँ, लेकिन जब से उनकी हुकूमत आई है तो काफ़ी मीडिया हाउसेस बंद हो चुके हैं, वक्त न्यूज़ भी बंद हो चुका है। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारा हक है एवरी सिटीज़न का। तो काफ़ी सहाफ़ी बरादरों की तरफ से भी ये मतलब एलिगेशन लग रहा है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है ना मुकदमा लगाया जा रहा है। और मीडिया में हम जाते हैं तो आगे जॉब्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कितने लोगों को वहाँ से फायर कर दिया गया। तो इस पर क्या आपका मौका? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बेनिफिशरी है। और प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं कहते थे, अभी कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में जो आया हूँ इसमें मीडिया ने एक अहम रोल जो है वो अदा किया है। देखिए, अब पाकिस्तान का हर अदारा जो है
इज़ गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम, इसलिए कि मईशत की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। आपको मालूम है कि जब हम बरसर इक़्तिदार आए थे तो तमाम कमेंटेटर कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान अपनी कर्ज़ों की किस्तें अदा नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्त मुल्कों से इमदाद ली, सऊदी अरब से इमदाद हमने UAE से इमदाद ली, हमने चाइना से इमदाद ली, फिर जाके हमारा जो डिफ़ॉल्ट होने का खतरा था उससे हम बचे। फिर हमने IMF के साथ मामला अपने जो हैं वो ठीक करने थे। जब तक उनकी बैकिंग नहीं होती तो उस वक्त तक भी आपकी इकॉनमी का पहिया जो है वो नहीं चलता। फिर सबसे बड़ा इशू ये था कि जो मुल्क से डॉलर बाहर जाते थे और मुल्क के अंदर आते थे उनमें $19 बिलियन का डेफिसिट था। और ये डेफिसिट उस वक्त था जब ओवरसीज पाकिस्तानियों का $22 बिलियन इंक्लूड कर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम करना है। तो पिछले 6 महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 73% कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो जब कौम किसी मुश्किल हालात से गुजरती है तो मीडिया भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। वो भी सफ़र जो हैं जिस तरीके से दूसरे अदारे सफ़र कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों पे टाइट कंट्रोल करना था, फिर चीज़ों को आगे लेके जाना था। तो अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इकॉनमी यूँ ही बेहतर होगी, महंगाई में भी कमी आएगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी। तो जब मुल्क में खुशहाली आएगी तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिलेंगे, फिर आपके पास पैसे होंगे, फिर आपकी रिडंडेंसी कम होगी। जहाँ तक ये तल्लक है कि किसी को हमने ज़ुबानबंदी की है या बोलने की इजाज़त, मेरा ख्याल है कि आप शाम को देख लें मीडिया तो सारा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही हर जगह लेक्चर हो रहे होते हैं। और ऐसे लगता है मुझे जब मैं TV देखता हूँ कि शायद 40 साल से यहाँ की बरसर इक़्तिदार है। तारीख में आप पहले गवर्नर हैं जो दूसरी दफ़ा इस गवर्नर हाउस में आए हैं और बरसर इक़्तिदार भी हैं, तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स समझते हैं आप अपने लिए जो आपके लिए लैंडमार्क समझते हैं आपके ये सबसे बड़ा मेरा इनिशिएटिव है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, हमने इस मुल्क में खुशहाली लेके आनी है, हमने इस मुल्क को आने वाली जनरेशन्स के लिए सिक्योर प्रॉस्परस पाकिस्तान छोड़ के जाना है, तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो अदारों की मजबूती, अदारों की इम्पार्शियलिटी और अदारों की जो तक़वियत है उस पर हमें। जब हमारे अदारे मजबूत होंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर काउंसलर बना तो हमने लाहौर को ग्लासगो से ट्विन किया, जिसके नतीजे में जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसकी जो है ट्विनिंग ग्लासगो के जो यॉर्क हिल चिल्ड्रन हॉस्पिटल ट्विनिंग हुई, और उस ट्विनिंग से वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने यहाँ लोगों की ट्रेनिंग की, यहाँ से डॉक्टर वहाँ गए, उन्होंने सीखा, और अब माशाल्लाह जो लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी यूरोपियन स्टैंडर्ड से कम स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो यू फील वेरी हैप्पी कि हम इस इंस्टीट्यूशन जो है इस पर फ़ख्र कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो इनिशिएटिव हमने लिया वो लिया, हमने रेस्क्यू 112 की ट्रेनिंग वहाँ से करवाई। ये सब लोगों की यहाँ से किराया लगा के सिर्फ आपकी हुकूमत वहाँ भेजती थी, हम इनकी ट्रेनिंग करवाते थे, हम इनकी अकोमोडेशन करते थे, हम इनकी फूड के ट्रैवलिंग के खर्चे सारे हम स्कॉटिश गवर्नमेंट या हमारी लोकल गवर्नमेंट देती थी। तो अब उनकी ट्रेनिंग की वजह से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने की वजह से आपकी रेस्क्यू 112 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिस पे आप वजाहत तौर पे प्राउड कर सकते हैं। और इसमें मेरी जो दोनों चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, इन दोनों में मेरी कंट्रीब्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पिछली हुकूमत से मैंने बनवाया था, वो भी लोगों को रिलीफ जो है वो दे रहा है। उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा पैशन है वो पीने का साफ पानी है। तो माशाल्लाह आबे पाक अथॉरिटी बन गई है, अगरचे उसमें 1.5 साल हमारा बदकिस्मती से हमारे दोस्तों ने ज़ाय कर दिया जो चेंज नहीं चाहते। तो अब आबे पाक अथॉरिटी बन गई है, और मैं आपको ये बात यकीन से कह दूँ कि अगर मौका हमें मिला इंशाल्लाह तो 6 महीने के बाद जिस तरह आप रेस्क्यू 112 पे फ़ख्र करते हैं
उसी तरीके से आप पंजाब आब पाक अथॉरिटी पे फख्र करें। हमारा टारगेट है कि 30 दिसंबर तक हम 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। और मुझे ये बात भी मैं कहते हुए आई डोंट हेसिटेट, आई फील प्राउड कि मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन सरवर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में क्लीन वाटर प्रोवाइड करने की सबसे बड़ी एनजीओ। हम डेली बेसिस पे 1.7 मिलियन लोगों को, 17 लाख लोगों को हम एवरी डे पीने का साफ पानी जो है वो फराहम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाई एंड ऑफ दिसंबर 15 मिलियन लोग जो हैं उनको पीने का साफ पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और 5 मिलियन लोगों को इंशाल्लाह हमारे एनजीओ, हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट करेंगे। अब भी हमने जो पहला काम किया, अभी हमने कोटेशन लेनी है, आपको पता है गवर्नमेंट के काम है, प्रोसेस सारा करना पड़ता है। अब लाहौर के जितने फिल्ट्रेशन प्लांट हैं हमारे एनजीओ जो दोस्तों ने हमारे टेक ओवर कर लिए हैं, सरगोदा के सारे टेक ओवर कर लिए हैं, गुजरांवाले के कर रही हैं, फैसलाबाद के करने जा रहे हैं, मुल्तान में करने जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारी जो जेनरस लोग हैं अपने खर्चे पे इनकी रिपेयर करने के लिए तैयार हैं, इनको चलाने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा एक पैशन है। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो मैं समझूंगा कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। पर आखिरी थोड़ी सी एक बात, मसलन स्काउट्स और गर्ल्स गाइड गायब थे यहाँ जी, रेड क्रेसेंट यहाँ से गायब थे, इनको दोबारा रिवाइव किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1.5-2 सालों में मेरा टारगेट है कि हम गर्ल्स गाइड और जो स्काउट्स हैं इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अफवाज के बाद दूसरी बड़ी इंशाल्लाह पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बहुत सारी जामियात ऐसी हैं जिनके सब कैंपस जो हैं वो गैर कानूनी हैं, HEC नोटिस भी जारी कर चुकी हैं और वो स्टूडेंट से जो है बारी बारी फीसें भी वसूल कर रहे हैं। आप बतौर चांसलर क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या ले आए हैं? देखिए बड़ा मतलब ये मुश्किल सवाल है। जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो मैंने पहला ये काम किया था, मैंने तमाम वाइस चांसलर को यहाँ पर बुलाया। मैंने उनसे कहा कि ख़बरदार अगर किसी ने कोई सम कैंपस विदाउट माई प्रायर अप्रूवल किसी को इजाज़त नहीं है। कुछ जो 3-4 काउंसलर 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में खोलने वाले थे, मैंने उनको भी कहा कि नहीं ये नहीं खोल सकते जब तक उसकी प्रॉपर अप्रूवल जो है चांसलर के ऑफिस से ना। लेकिन मेरे रिज़ाइन करने के बाद फिर वो मशरूम की तरह सब कैंपस बनने शुरू हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उनको बंद करते हैं तो हज़ारों बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका क्या कसूर है, उनकी तालीम का नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने कमेटी बनाई है, पंजाब गवर्नमेंट ने हमने मिलकर एक कमेटी बना दी है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी नुमाइंदे हैं, जिसमें हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी नुमाइंदे हैं। और उनसे कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो एक रिपोर्ट तैयार करें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सब कैंपस हैं उनसे कही है कि हम आपको वक्त तो दे देंगे कि आप 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में अपने मामला ठीक कर लें और इनका स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लें। अगर आप इनको नहीं लेके आते तो फिर हमारी तरफ से चांसलर की ऑफिस की तरफ से कोई राय नहीं। सर दी एजुकेशन ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि 25 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन अभी तक आउट ऑफ स्कूल हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट इस उन स्टूडेंट्स को बैक टू स्कूल लाने में क्या किरदार अदा कर रही है। और सेकंड ये कि हमारा पीटीआई का वोटर कदरे मायूस नज़र आ रहा है पीटीआई से, क्योंकि खान साहब ने पहले चूँकि काफ़ी दावे कर चुके थे जो कि अभी तक वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई हम गवर्नर हाउसेज को यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, तो अगर गवर्नर हाउसेज यूनिवर्सिटी बन जाते हैं तो इनका खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि HEC का बजट भी खान साहब ने कम कर दिया है। तो इसकी क्या देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो हमने वादे किए थे उनको पूरे करने में वक्त लगेगा और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। मुल्क के मुआशी हालात बहुत ख़राब थे तो बहुत मुश्किलात थी, बहुत मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो करने थे। तो अब इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई अभी आप होप लूज़ ना करें। ये जो इलेक्शन होते हैं इसलिए 5 साल के लिए होते हैं कि जो फ़ैसले हम अब कर रहे हैं इनके असरात 2, 3, 4 साल बाद आना शुरू होते हैं। तो वक्त हमें दें। बाकी लोगों ने 30 साल हुकूमत किया है, किसी ने 20 साल किया, हमें 5 साल पूरे करने दें। तो इंशाल्लाह फिर अगर हम नहीं बेहतरी ला सकेंगे, गुड
गवर्नेंस नहीं दे सकेंगे, गुड डिलीवरी नहीं करेगी, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम अब बड़े माशाल्लाह समझदार लोग हैं, ये कल अकेले दिलासों और नारों से तो खुश होने वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं कि अवाम की जो तवक्कात हमसे वाबस्ता हैं उनसे उन पर पूरा उतरें। और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ये मुल्क है, ये हमारे बच्चों ने रहना है, हमारे ग्रांड चिल्ड्रन रहना है, तो हमें जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए, देखिए गुर्बत जो है किल्स पीपल, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, किसी का बीमार हो जाए तो अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता। तो इसलिए मैं तो भाई, जब मैं बरतानिया में था, मेरे ख्वाब में भी नहीं था कभी पाकिस्तान आऊँगा, तो मैंने तो ये 2000 में यहाँ हेल्थ में, एजुकेशन में ये काम जो है आज से 20 साल पहले काम सरवर फाउंडेशन ने शुरू किए थे। और माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ में हम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स हम हर हफ्ते लगाते हैं, 25,000 लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है हेपेटाइटिस की। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह इन कोलैबोरेशन, इन कोहेजन, विद द सपोर्ट ऑफ आवर philanthropists, with the support of our business community, and of course with the support of the masses and with the support of young people, inshallah we will achieve our goal. The Vice Chancellor has recently launched the first web TV, Punjab University Television, और I wanted your good wishes for that. और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत बात हो गई, I wanted to end it on a lighter note. तो हर जगह ये लिखा हुआ है, बाहर के पेपर्स में भी you have told several times that you used to walk miles to get to school. आपने बता दिया कि कोशिशें जारी हैं कि किसी को आइंदा इतने माइल्स ना चलना पड़े स्कूल जाने के लिए। थोड़ा सा सर आपके एजुकेशन प्रोफाइल के हवाले से कुछ नहीं पता, अगर आप गिव अ मैसेज टू द स्टूडेंट्स और टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी, मैं तो जरा मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, देखें एक बात ध्यान में रखें कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है और जो स्टूडेंट लाइफ है, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। हमने वो बच्चे देखे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड थे, बहुत ब्रेनी थे, लेकिन मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे इतने FSC में मार्क्स नहीं हैं। मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनकी बड़ी विश थी, लेकिन मैं उनकी विश जो है वो पूरी नहीं कर सका। लेकिन मेरे वालिदैन परेशान थे, मैं खुश था। एक बंदे का ये एक मैं मैसेज भी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि बच्चे जो बंदे का दिल करता है ना वही करे तो कामयाब होगा। चाहे वालिदैन उस पर आप इम्पोज करें, भाई करे, कोई करे, जो जी चाहता नहीं है, वो जो पहले दिन जब वो उसका क्या मेंढक का जब मैंने ऑपरेशन किया तो मेरा उसी दिन मैंने कहा ये काम मेरे को नहीं। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि जो आप समझते हैं कि ये मैं करना है, एम करें, तो फिर आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो उसके बाद मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन जब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने ऑनररी डॉक्टर दी, हालांकि वो ऑनररी डॉक्टरेट किसी पॉलिटिशियन को बरतानिया में नहीं देते, दिस इज नॉर्मल कस्टम ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन उनकी मेहरबानी मुझे दी। तो मैं वो डिग्री लेके अपनी माँ के पास गया, मैं क्या वालदा साहब कहा कि भाई मैं डॉक्टर वो नहीं बना, लेकिन आप यू कैन कॉल मी अ डॉक्टर ना, ये मैं दे दी। तो बस, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो ब्रेन बच्चे नहीं कर, इसका निचोड़ यही है कि अगर आप मीडियाकर हैं, नहीं एक्स्ट्रा टैलेंट, लेकिन अगर आपको मेहनत करने के आदी है तो आप कामयाब हो जाए। अगर आप मेहनत करने के आदी नहीं है, आपका अपने आप पे डिसिप्लिन नहीं है, टाइम नहीं है, फोकस नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मैंने देखा है कि बहुत से टैलेंटेड लोग, बिजनेस के लोग, दे वांट टू डू 20 थिंग्स एट वन टाइम। नहीं हो सकता बंदा 20 थिंग्स, एक अपना एम करे, मैंने ये बनना है, और फिर कामयाबी देता है। मैं पहले बिजनेस में गया, मैंने कहा भी पैसा कमाना है, बिजनेस में अल्लाह ने कामयाबी दी माशाल्लाह। अब हमारे पास हज़ारों लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट हमने दिया हुआ है, बरतानिया में दिया हुआ है, तो दुनिया के 14-15 ममालिक हमारे जो है बिजनेस हैं। फिर पॉलिटिक्स में गया तो अल्लाह ने वहाँ भी कामयाबी दी, पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया, कुरान पे दिया, एंड आई वाज द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू बी ए चेयर ऑफ एनी सेलेक्ट कमेटी। फिर यहाँ गवर्नर बना। फिर मेरा ख्याल नहीं पाकिस्तान में या बरतानिया में, कम अज़ कम आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इज देयर एनीबॉडी एल्स हु बीन अ मेंबर ऑफ 2 पार्लियामेंट्स, कि मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा, यहाँ सेनेट का भी रहा।
आई वॉज द फर्स्ट PTI सेनेटर फ्रॉम पंजाब, फिर दूसरी दफ़ा गवर्नर बना। तो आपके पास पैशन होना चाहिए। लेकिन एक बात ज़िंदगी में याद रख लें कि जो इंसान को सेटिस्फेक्शन जो है ना लोगों की खिदमत करके मिलती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दी है, दौलत दी, पैसा दी, इज्जत दी, लेकिन यकीन माने कि जो सेटिस्फेक्शन जब मैं अस्पतालों में अपने जाता हूँ, अस्पतालों में जाता हूँ, मेडिकल कैंप में जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं, इतने लोग पीने का साफ पानी पी रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच कीप्स मी हैप्पी, कीप्स मी गोइंग। तो इसलिए ह्यूमैनिटी की जो सर्विस है ना, उसको अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। एंड आई टेल यू एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। ये सोच गलत है। जो आदमी पैसा नहीं है वो टाइम दे सकता है। टाइम मैं मतलब सर्वेंट फाउंडेशन के लिए मुझे जो वॉलंटियर्स हैं मेरे लिए दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी डोनर। इसलिए कि जब हम मेडिकल कैंप लगाते हैं तो वहाँ 15, 20, 25 वॉलंटियर होते हैं। जो काम हमने वॉलंटियर्स के बगैर हम जो काम 1 लाख में होता है विद वॉलंटियर्स वो 20,000 में हमारा हो जाता है। तो एवरीथिंग काउंट्स। तो इसलिए अपने आप को लिव फॉर अदर्स का जो फार्मूला है इस पे रखें। थैंक यू। मैं गौरव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे लिए बहुत जहमत अल्लाह ग्रेटफुल टू यू। और सारे स्टूडेंट्स, टीचर, पूरी कमेटी में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई जब पता लगा कि गौरव साहब ने जनाब स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया। और इसी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह गौरव साहब को ने मौका दिया। उसके लिए एजुकेशन होगी, इनके कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब आई एम होपफुल इंशाल्लाह दे विल राइट